इस वीडियो को देखते समय एक पेन कॉपी लेके जरूर बैठना, क्योंकि मैं तुम्हें बताने वाला हूं तुम्हारे फिजिक्स के सिलेबस में क्या क्या है, किन किन चीजों का तुम्हें ध्यान रखना है। इतने बड़े सिलेबस में कहीं तुमसे कोई चीज छूट ना जाए। और साथ ही साथ कभी कभी कोई चीजें मेंशन नहीं की जाती हैं पर वो सिलेबस में होती हैं, वो क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। तो चलो, आप लोगों को पता होगा कि हमारे पास एनटीए का एक अपडेट आया है, जिसमें एनटीए ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में बताया है कि अभी कुछ दिन पहले जो एनएमसी ने सिलेबस अपडेट दिया था वो सिलेबस हमारा सेम टू सेम रहेगा। तो वही पब्लिक नोटिस आ चुका है कि एनएमसी ने जो सिलेबस प्रोवाइड किया है हमें वही सिलेबस लेके आगे चलना चाहिए। अब सिलेबस क्या है, फिजिक्स का सिलेबस क्या है, पिछले 3 साल से फिजिक्स के सिलेबस में चेंज नहीं हुआ। इनफैक्ट जो गलतियां थी पहले वो गलतियां आज भी है, लेकिन हमारे लिए क्या क्या काम की चीजें हैं वो सुनते चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले चैप्टर की। पहला चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट। अब इसमें आप लोग को क्या क्या पढ़ के जाना है, अगर पढ़ लिया बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो प्लीज जो जो मैंने रिकॉर्डिंग्स डाली हैं, वीडियोस हो चुके हैं, लाइव सेशंस हो चुके हैं, उनको देख जरूर लीजिएगा, क्योंकि उनमें सब चीजें पढ़ाई गई हैं। अब आपके पास यहाँ पर फंडामेंटल एंड डेरिवेटिव यूनिट्स हैं, बड़ी सिंपल चीज़ है। लीस्ट काउंट होता है हमारे पास अलग अलग एपरेटस का। हमारे पास एरर्स हैं, एरर्स निकालने के तरीके आपको सिखाए गए हैं। डायमेंशनल एनालिसिस है और उसके एप्लीकेशन है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं वो आपको याद होने चाहिए। काइनेमेटिक्स की अगर बात करें तो काइनेमेटिक्स में आपके पास ग्राफ्स हैं, आपके पास यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब आपको वो डिफरेंशिएशन की मदद से जो हम आंसर्स निकालते हैं वो भी आपको करना आना चाहिए। एवरेज स्पीड है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, यूनिफॉर्मली एक्साइटेड मोशन है। यूनिफॉर्मली एक्साइटेड मोशन के वीटी और पोजीशन टाइम ग्राफ्स हैं। आपके पास रिलेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्साइटेड मोशन है, वही इक्वेशन ऑफ मोशन जिसको हम कहते हैं। स्केलर वेक्टर्स है, जो वेक्टर्स की बेसिक्स होते हैं। आपके पास रिलेटिव वेलोसिटी है, मतलब आपको रिलेटिव मोशन पढ़ के जाना है। मोशन इन अ प्लेन है, मतलब आपको प्रोजेक्टाइल मोशन भी पढ़ के जाना है और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी पढ़ के जाना है। यहाँ पे लिखा भी है प्रोजेक्टाइल मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये दोनों पढ़ के जाने हैं। लॉज ऑफ मोशन की अगर बात की जाए तो आपके पास मोमेंटम का टर्म है, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, जो बेसिक्स होते हैं वो आपके सारे हैं यहाँ पर। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन है, ये आप ध्यान रखिएगा। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन आपके कोलिजन में भी काम आता है, और एक बेसिक क्वेश्चन लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का लॉज ऑफ मोशन में भी पढ़ाया जाता है। आपके पास यहाँ पे इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है। जब नॉर्मल फोर्स भी लग रही हो, टेंशन फोर्स भी लग रही हो, एक से ज्यादा फोर्सेस लग रही हो, तो फिर कैसे आप इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा। बहुत ज्यादा पुली सिस्टम में घुसने की कोशिश मत करिए, बहुत ज्यादा नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्सेस के कॉन्सेप्ट में घुसने की कोशिश ना करिए। कोशिश करिए कि सिलेबस से अगर स्टिक करना है तो आपको फ्रिक्शन पे ध्यान देना है। तो स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन हमारे पास है, लॉज ऑफ फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शन कैसे लगता है, और रोलिंग फ्रिक्शन लिखा है, जिसकी वजह से हम लोग थोड़ा सा रोलिंग भी पढ़ लेते हैं। तो आपने मेरे सेशंस लिए होंगे, हमने थोड़ा सा रोलिंग का पार्ट हमेशा इसलिए कवर किया है क्योंकि यहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन लिखा हुआ है। यहाँ पर यूसीएम भी है वापस से, लेकिन इस बार इसके डायनेमिक्स है, मतलब सर्कुलर मोशन में घूमने वाली सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेशन, स्यूडो फोर्सेस, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, वो सब बेसिक्स यहाँ पे लिखना है हमको, ये याद भी रखने। और यहाँ पे बैंकिंग ऑफ रोड है, तो बैंकिंग ऑफ रोड के जो आखिरी में पढ़ाए जाते हैं कॉन्सेप्ट्स, उनको जरूर पढ़ के जाना है, इस बात का ध्यान रखना है। अगर वर्क एनर्जी पावर की बात की जाए तो वर्क एनर्जी पावर में आपके पास वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो हम पढ़ते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम के कुछ बेसिक क्वेश्चन जरूर करके जाना, और पावर के भी बेसिक क्वेश्चन जरूर करके जाना। पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की बहुत अच्छे से पढ़ के जानी है आपको। मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन आपको करना आना चाहिए। आपके पास कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की फीलिंग होनी चाहिए। आपको वीसीएम, जिसको हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन करके एक अलग से टॉपिक पढ़ाते हैं, वो यहाँ पे मेंशन्ड है, वीसीएम। इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजंस 1D में भी 2D में भी, मतलब 1 डायमेंशन कोलिजन भी क्लियर होना चाहिए, 2 डायमेंशन कोलिजन भी क्लियर होना चाहिए, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। अगर हम रोटेशनल मोशन की बात करें तो रोटेशनल मोशन में सेंटर ऑफ मास आपको 2 पार्टिकल सिस्टम का भी पता होना चाहिए, मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम का भी थोड़ा सा याद करके जाइएगा, देख के जाइएगा। और सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रिजिड बॉडी, जैसे कुछ अलग अलग टाइप के सिस्टम्स होते हैं, उनके आपको सेंटर ऑफ मास निकालने आने चाहिए। आपको रोटेशनल मोशन के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ओमेगा, अल्फा, ये सब चीजें क्या होती हैं, ये सब चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। मूवमेंट ऑफ फोर्स बोले तो टॉर्क आपका क्लियर होना चाहिए, एंगुलर मोमेंटम क्लियर होना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स एप्लीकेशन। एप्लीकेशन वाला पार्ट बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, जहां एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन करके I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2 या अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कराए जाते हैं, मैंने अपने सिलेबस के पार्ट में कवर किया है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की अगर बात की जाए तो आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ गायरेशन, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सिंपल ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स, मतलब डिस्क, रिंग, स्फीयर, इन सब के पढ़ के जाने हैं बहुत अच्छी तरीके से। दोनों थ्योरम्स पढ़ के जानी है, पैरेलल और परपेंडिकुलर, ध्यान रखना है। और उनके एप्लीकेशंस भी पढ़ के जाने हैं, मतलब आपको डायमीटर, डायगोनल, इन सब के वो एक्सेस थ्योरम यूज कर करके आंसर निकालने आने चाहिए, ठीक है। इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज, यहां पर इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज में मतलब आपको टॉर्क लगा के इक्विलिब्रियम निकालना आना चाहिए, वो भी मैंने कॉन्सेप्ट में पढ़ाया हुआ है, आप देख लीजिएगा। रिजिड बॉडी का इक्विलिब्रियम निकालना इंपॉर्टेंट होता है। और इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, जैसा मैंने आपसे बोला, टॉर्क लगेगा तो अल्फा आएगा, अल्फा आएगा तो ओमेगा आएगा, वो सब कॉन्सेप्ट्स क्लास में डिस्कस होते हैं। और लीनियर और रोटेशनल मोशन का कंपैरिजन, ये कंपैरिजन क्या होता है, वी को ओमेगा आर लिखना, अल्फा को या ए को अल्फा आर लिखना, ये सब जो कंपैरिजन होते हैं ये सब आपको करने आने चाहिए।
आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ग्रेविटेशन की। ग्रेविटेशन में आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, उसका वेरिएशन पढ़ के जाना है विद हाइट विद डेप्थ वो सब। इसमें आप रोटेशन वाला इफेक्ट इंक्लूड ना करें कोई दिक्कत नहीं है, पर विद डेप्थ और विद हाइट जरूर पढ़ के जाइएगा। केप्लर्स लॉ बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, 3 लॉज होते हैं आपको पता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ के जानी है और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी पढ़ के जाने हैं। एस्केप वेलोसिटी बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। मोशन ऑफ सैटेलाइट पढ़ के जाइएगा जिसमें ऑर्बिटल स्पीड का टर्म भी आता है, और टाइम पीरियड और एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट जो एक बिल्कुल सैटेलाइट मोशन के लिमिटेड टॉपिक्स होते हैं वो आप जरूर पढ़ के जाइएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स की अगर बात की जाए तो इसमें आपको स्ट्रेस स्ट्रेन, हुक्स लॉ, जो आप यंग्स मॉडल्स पढ़ते हैं, बल्क मॉडल्स पढ़ते हैं, मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी पढ़ते हैं, वही 3 मॉडल्स जो हम पढ़ाते हैं वही आपको पढ़ के जाने। प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड कॉलम, प्रेशर का वेरिएशन कैसे होता है डेप्थ के साथ, रो जी एच वाला जो फॉर्मूला है वो ध्यान रखना है। पास्कल लॉ, एक जगह से फोर्स लगाते हैं दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाती है, पास्कल लॉ ध्यान रखना है, उसके एप्लीकेशन ध्यान रखना है जैसे हम पढ़ते हैं क्लास में हाइड्रोलिक लिफ्ट्स वगैरह। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन द फ्लूइड प्रेशर, वही रो जी एच वाला टर्म थोड़ा सा ध्यान रख के जाना है, ठीक है। विस्कोसिटी पढ़ के जाना है, स्टोक्स लॉ पढ़ के जाना है, टर्मिनल वेलोसिटी पढ़ के जाना है, स्ट्रीमलाइन फ्लो के बारे में आइडिया लेना है, टर्बुलेंट फ्लो के बारे में आइडिया लेना है, और क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी कहाँ आती है, रेनॉल्ड्स नंबर में आती है। अब यहाँ मेंशन नहीं है पर आप रेनॉल्ड्स नंबर का थोड़ा सा आइडिया लेके जरूर जाइएगा। बर्नौलीज प्रिंसिपल पढ़ के जाइएगा और उसके एप्लीकेशन, 2-3 एप्लीकेशन होते हैं बर्नौलीज के, बेसिक होते हैं, सब लोग जानते हैं, हॉरिजॉन्टल केस में ज्यादातर बर्नौलीज पूछी जाती है, वो पढ़ के जाइएगा। सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन अलग से लिखा है, पढ़ना बहुत अच्छे से पढ़ना। एंगल ऑफ कांटेक्ट पढ़ना है, एक्सेस प्रेशर बबल के अंदर, ड्रॉप के अंदर वो एक्सेस प्रेशर का टर्म पढ़ना है अच्छी तरीके से, ड्रॉप एंड बबल्स लिखा है यहाँ पर। कैपिलरी एक्शन पढ़ना है बहुत अच्छी तरीके से। हीट चैप्टर की अगर बात की जाए तो हीट में टेम्परेचर, थर्मल एक्सपेंशन, बेसिक लेवल का थर्मल एक्सपेंशन जरूर पढ़ के जाना, बहुत हार्ड लेवल का पढ़ने की जरूरत नहीं है पर बेसिक लेवल का थर्मल एक्सपेंशन जरूर पढ़ के जाना। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज, लेटेंट हीट्स, कैलोरीमेट्री, चेंज ऑफ स्टेट एंड लेटेंट हीट जैसा मैंने आपसे बोला। हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कन्वेक्शन आपको अलग से नहीं पढ़ना क्योंकि कन्वेक्शन पे कोई खास फॉर्मूला नहीं है, बट कंडक्शन और रेडिएशन अच्छे से पढ़ के जाना है। थर्मोडायनेमिक्स की अगर बात की जाए तो आपको थर्मल इक्विलिब्रियम ऑल्सो नोन एज द जीरोथ लॉ पढ़ के जाना है आपको। कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर वही अंदर इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड होता है, सबको पता है। हीट, वर्क एंड इंटरनल एनर्जी, जैसा मैंने आपसे बोला हीट, वर्क और इंटरनल एनर्जी तीनों के बीच का रिश्ता है, फर्स्ट लॉ आपको समझाता है बहुत अच्छी तरीके से। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस। अब आप आइसोबैरिक और आइसोकोरिक पढ़ के जाइए पर आइसोथर्मल और एडियाबेटिक पे फोकस करके जाइए। सेकंड लॉ पढ़ के जाइए रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस का, बस आइडिया लेके जाइए। अब यहाँ पे क्या मेंशन नहीं है, हीट इंजन मेंशन नहीं है, कार्नोट इंजन मेंशन नहीं है, तो आप वो सब पढ़ लीजिए। पर फिर भी आप अगर लगता है आपका बिल्कुल सिलेबस कट टू कट चल रहा है तो फिर आप इन सब टॉपिक को फिलहाल के लिए स्किप कर सकते हैं। केटीजी की अगर बात की जाए तो केटीजी के अंदर आपको इक्वेशन ऑफ गैस पता होना चाहिए, सिंपल पीवी इक्वल्स टू म्यू आर टी, वर्क डन और ऑन कंप्रेसिंग अ गैस, सिंपल वर्क डन पता होना चाहिए। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से आते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर से, टेम्परेचर से, आरएमएस स्पीड बहुत हाईलाइट कर रख रहा हूं, डिग्री ऑफ फ्रीडम ये पढ़ के जाना है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन और इट्स एप्लीकेशन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस, सीपी, सीवी ये वाले टर्म्स है ना। मीन फ्री पाथ भी पढ़ के जाना है, बहुत सारे बच्चे मीन फ्री पाथ का केवल फॉर्मूला पढ़ते हैं लेकिन थोड़ा डिटेल में पढ़ के जाइएगा, और एवोगैड्रोस नंबर जो कि आप जानते हैं इन्हें, वो आप पढ़ के जाएंगे, ठीक है। ऑसिलेशन ऑफ वेव की अगर बात की जाए तो ऑसिलेशन वेव में आपको टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 वो पढ़ के जाना है। पीरियोडिक फंक्शन का आइडिया लेके जाना है, कौन से पीरियोडिक होते हैं कौन से नॉन पीरियोडिक होते हैं, एसएचएम क्या होता है, उसकी इक्वेशन कैसी दिखती है, फेज क्या होता है, ऑसिलेशन में रिस्टोरिंग फोर्स आपकी क्या होती है, फोर्स कांस्टेंट क्या अच्छे होते हैं, के एक्स कब लिखते हैं, सी एक्स कब लिखते हैं, कब के की वैल्यू बदलती रहती है, वो सब बेसिक देखे जाइएगा। एनर्जी इन एसएचएम पढ़ के जाइएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी, उसकी टोटल एनर्जी, उसके ग्राफ्स कैसे दिखते हैं, सब कुछ ठीक है लिखा है आगे, काइनेटिक पोटेंशियल, ठीक है। सिंपल पेंडुलम में आपको डेरिवेशन थोड़ा सा पढ़ के जाना है। सिंपल पेंडुलम का हम डेरिवेशन करते हैं 2π√L/g, हम उसको एंगुलर पेंडुलम की हेडिंग में पढ़ाते हैं, पर आप लोग तो एक सिंपल पेंडुलम को अलग से एक टॉपिक लेकर के पढ़ के जाइएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। वेव की अगर बात की जाए तो वेव में 2 प्रकार की वेव है, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव, आप लोग जानते हैं। स्पीड ऑफ वेव ट्रैवलिंग में √T/μ ये वाला ध्यान रखना है। डिस्प्लेसमेंट रिलेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5 वो वाला आपको ध्यान रखना है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव, सुपरपोजिशन कैसे करते हैं, वेव को कैसे जोड़ते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी क्या है वेव की, लौट के कैसे आती है, कब वो हमारे डेंसर मीडियम से कैसे लौटती है, रेयरर मीडियम से कैसे लौटती है, थोड़ा आइडिया होना चाहिए, जिससे स्टैंडिंग वेव भी बनता है, तो स्टैंडिंग वेव ध्यान रखेंगे। ऑर्गन पाइप बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, फंडामेंटल मोड एंड हार्मोनिक्स ये ऑर्गन पाइप के ध्यान रखने, और बीट्स भी लिखा हुआ है तो बीट्स भी पढ़ के जाइएगा।
इसमें साउंड वेव की वेलोसिटी यहाँ पे मेंशन नहीं की गई है, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव लिखा हुआ है, तो आप साउंड वेव की वेलोसिटी थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा। अंडर गामा आर टी बाई एम पढ़ाया जाता है क्लास में, पढ़ के जाइएगा। मेरी बातें कुछ ऐसी लग रही हैं कि सर हमने तो ये सब चीज़ें पढ़ी नहीं, तो कोई बात नहीं, अभी नोट कर लीजिए, बाद में देखते रहिएगा कि आपके जो भी आपने पढ़ा है उसमें से टिक मार्क कर लीजिएगा कि ये सब चीज़ आपने पढ़ी है नहीं पढ़ी है, बात देख लीजिएगा, कोई चीज़ आपसे छूट तो नहीं रही, इस बात का ध्यान रखना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12th क्लास में आते हैं। 12th क्लास में आपको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वो सब बेसिक्स है। कूलम्स लॉ पढ़ के जाइएगा, कूलम्स लॉ पे कैसे फोर्सेस वोर्सेस लगाते हैं। मल्टीपल चार्ज का पढ़ के जाइएगा, ऐसा नहीं 2 चार्ज का पढ़ के चले गए, मोर देन 2 चार्जेस का पढ़ के जाइएगा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जिसमें लग जाता है। एंड कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे कूलम्स लॉ कैसे लगता है, जैसे कि एक रिंग हो गई या एक रॉड हो गई, इस पे कूलम्स लॉ कैसे लगाएंगे आप, मतलब इसके बेसिकली कैसे इंटीग्रेट करेंगे, थोड़ा सा देख के जरूर जाइएगा। एकदम ऐसे मत छोड़ दीजिएगा कि ये नीट में नहीं आता, 2025 ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, तो ध्यान रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पढ़ के जानी है, लेकिन यहाँ पे केवल पॉइंट चार्ज मेंशन है, लेकिन आप क्योंकि रिंग वगैरह पढ़ोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड से ही फोर्स बनती है, तो वो आपका ऑटोमेटिकली वहाँ इंक्लूड हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस पढ़ के जाना है। डाइपोल पढ़ के जाना है, डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ के जाना है। टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड पढ़ के जाना है। इसमें एनर्जी वाला टर्म शायद मेंशन नहीं है, एनर्जी वाला टर्म मेंशन नहीं है, पर अगर नहीं है मेंशन तो कोई बात नहीं, आप पढ़ के जाइए। रोटेटिंग द डाइपोल का टर्म, वो सब चीज़ें बेसिक डिस्कस करके जाइए। स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम सब पढ़ के जाइएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें पढ़ना है, गॉस लॉ पढ़ना है। अच्छा, गॉस लॉ की मदद से हम कुछ डेरिवेशंस करते हैं, उनमें 3 डेरिवेशन, दो 3 डेरिवेशन होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, वो लिखे हुए हैं यहाँ पे। इनफाइनाइट वाली लाइन चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ के जानी है। इनफाइनाइट प्लेन शीट की भी इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ के जानी है। थिन शेल की पढ़ के जानी है। सॉलिड स्फीयर अगर नहीं पढ़ रहे हो कोई बात नहीं, पढ़ के चले आओ वैसे, पर अगर नहीं भी पढ़ दो कोई दिक्कत नहीं, शेल जरूर पढ़ के जाना है, ठीक है। पोटेंशियल की अगर बात करें तो पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल, डाइपोल का पोटेंशियल, सिस्टम ऑफ चार्जेस का पोटेंशियल लिखना आना चाहिए आपको। पोटेंशियल डिफरेंस, इक्यू पोटेंशियल सरफेस अच्छे से पढ़ के जाना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो डाइपोल में मैंने अभी बोला था ना, एनर्जी वाला टर्म मेंशन नहीं है, पर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आप डाइपोल को जब रोटेट करते हैं तो उसमें चेंजेस आते हैं एनर्जी में, वो एनर्जी के टर्म्स आपको पढ़ के जाने हैं, ठीक है। कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की प्रॉपर्टीज पढ़ के जानी है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम पढ़ के जाना है। पोलराइजेशन, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है, बेसिक्स लेकर के जाने। कैपेसिटर, कैपेसिटेंस के बेसिक्स पढ़ने। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस पढ़ना है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एंड विदाउट डाइलेक्ट्रिक। अब वैसे तो अपन स्फेरिकल कैपेसिटर्स भी पढ़ते हैं और भी टाइप के कैपेसिटर्स पढ़ते हैं, लेकिन पैरेलल प्लेट पे फोकस करके जाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। अब इसमें शेयरिंग ऑफ चार्जेस इन कैपेसिटर मेंशन नहीं है, पर आप थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ पेन कॉपी लेके जरूर बैठिएगा, पता चलेगा कि क्या एग्जैक्टली पढ़ना है और क्या छोड़ सकते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। एंड में तो हम लोग बोलते हैं कि सब कुछ पढ़ना चाहिए, लेकिन अभी सिलेबस के हिसाब से क्या क्या बेसिकली पढ़ा जा सकता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। करंट इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी, देयर रिलेशन विद इलेक्ट्रिक, ठीक है, ये सब तो बेसिक्स में आता है। वीआई ग्राफ, ओमिक, नॉन ओमिक, ठीक है, ये सब हमने पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये सब में कुछ भी नया नहीं है, मतलब ये सब सिलेबस तो पुराना है, पर ये आप एक टॉपिक के अंदर ही पढ़ते हो, उसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आप छोड़ पाए। इंटरनल रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ ऑफ अ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ये पढ़ के जाइए भाई। अब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल बहुत सारे बच्चे पता नहीं क्यों छोड़ के जाते हैं, पढ़िएगा। किरचॉफ्स लॉ और उनका एप्लीकेशन सर्किट्स में कैसे, और देखो क्या लिखा है, व्हीटस्टोन और मीटर ब्रिज। अब पोटेंशियोमीटर पढ़ने की जरूरत है। व्हीटस्टोन पढ़िए, मीटर ब्रिज पढ़िए, अच्छी तरीके से तैयारी हो जाएगी। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में देख लीजिए, बायोट-सेवर्ट्स लॉ है, उसके एप्लीकेशंस है हमारे पास एम्पियर्स लॉ है, उसके एप्लीकेशंस है हमारे पास, जिसमें हम इनफाइनाइट वायर की फील्ड निकालना सीखेंगे और सोलेनॉइड की फील्ड निकालना सीखेंगे। 2 की फील्ड बहुत अच्छे से पढ़नी है, इनफाइनाइट वायर की और सोलेनॉइड की, ठीक है। फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक अलग से चार्ज चलता है, वो उसकी अलग फीलिंग है, और मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज चलता है, उसमें बहुत सारे मोशन दिखाता है, उसकी एक अलग फीलिंग है। इन्होंने दोनों बात को यहाँ लिख दिया है, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में पढ़ के जाना है। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर, ठीक है, यूनिफॉर्म फील्ड में फोर्स लगती है, बिल्कुल सही। 2 पैरेलल करंट कैरिंग वायर में फोर्स पढ़ के जाना है। 2 वायर में अगल बगल लगते हैं, फोर्स लगती है, बिल्कुल सही। अब देखो, टॉर्क एक्सपीरियंस, वो निब्बा साइन थीटा, ध्यान रखना है। तो टॉर्क के बारे में लिखा है एमसीजी, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ के जाना है, नोट करते रहना। सेंसिटिविटी पढ़ के जानी है इसकी, और इसका कन्वर्जन अमीटर और वोल्टमीटर में पढ़ के जाना है। तो अमीटर वोल्टमीटर का कन्वर्जन आप कभी कभी इस टॉपिक में पढ़ते हैं, कभी कभी करंट में पढ़ते हैं, लेकिन अमीटर वोल्टमीटर का कन्वर्जन पढ़ के जाना है, ये बात का ध्यान रखिएगा। करंट कैरिंग लूप एज अ डाइपोल, ठीक है, तो सबको पता है, निया करके NIA फॉर्मूला रहता है। बार मैग्नेटिज्म एज एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड। बार मैग्नेटिज्म थोड़ा थोड़ा फीलिंग लेके जाइएगा, लाइंस उसकी बना के जाइएगा, कैसी लाइंस होती है, उसको डाइपोल की तरह कैसे बिहेव कराते हैं, उसमें डाइपोल के सेम कॉन्सेप्ट लग जाते हैं। तुम अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ते हो ना, तुम्हारा पूरा बार मैग्नेटिज्म तैयार हो जाता है, तुम्हें कोई अलग से मेहनत नहीं करनी है। वही टॉर्क, वही कहानियां इसमें कॉपी पेस्ट हो जाती हैं।
पैराडाई मटेरियल्स में क्या क्या ध्यान रखना है, पैरा डाया फेरो, 3 मटेरियल्स ध्यान रखने हैं, इनके एग्जांपल्स ध्यान रखने हैं। और देखो देखो क्या लिखा है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन पे क्या पड़ता है, सबका टेम्परेचर के साथ ग्राफ पढ़ाया जाता है, सबकी ससेप्टिबिलिटी के बारे में बताया जाता है, वो बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी, ईएमआई और एसी में क्या क्या ध्यान रखना है। ईएमआई में फेराडेज लॉ सबको पता है, लेंस लॉ सबको पता है, एडीज करंट के बेसिक्स पढ़ के जाइएगा, क्यों आता है एडीज करंट, क्या होता है एडीज करंट, ठीक है। सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ के जाइएगा कृपया करके। एसी के अंदर आरएमएस वैल्यू एसी, ठीक है, सब सही है। वोल्टेज, रिएक्टेंस, इंपीडेंस, एलसीआर का सीरीज सर्किट पढ़ना है, रेजोनेंस पढ़ना है, पावर पढ़ना है, वॉटलेस करंट पढ़ना है, बहुत सारे बच्चे वॉटलेस करंट छोड़ देते हैं, वॉटलेस करंट पढ़ना है, जनरेटर पढ़ना है, ट्रांसफॉर्मर पढ़ना है। तो एसी में तो गिने चुने टॉपिक्स वैसे ही होते हैं। एलसीआर में पैरेलल सर्किट पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, सीरीज एलसीआर पढ़िए बढ़िया तरीके से, रेजोनेंस कंडीशन पे फोकस करिए, पावर पे फोकस करिए, वॉटलेस करंट क्या होता है इस पे फोकस करिए, एसी जनरेटर कैसे काम करता है ना, मेरे नाम पे ही रहता है ए एन बी ओमेगा तो देख लेना उसको, और ट्रांसफॉर्मर ये पढ़ के जाना भाई साहब, छोड़ना नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो एक खुद में छोटा टॉपिक है, तो उसमें क्या छाटा छूटी करें, वो तो पढ़ लेना आप लोग। ऑप्टिक्स देख लेते हैं, ऑप्टिक्स में क्या क्या है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर्स, मोरर फॉर्मूला, मिरर होना चाहिए, मिरर फॉर्मूला। अब इसमें प्लेन मिरर आप छोड़ सकते हो, तो बहुत सारे बच्चे जो प्लेन मिरर नहीं पढ़ते, बहुत छोटा सा टॉपिक होता है, पर अगर छोड़ना है तो छोड़ सकते हो, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस, रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस, एपरेंट डेप्थ कहना चाहता है इनडायरेक्टली, और स्फेरिकल सरफेस मतलब कर्व सरफेस से रिफ्लेक्शन बोलना चाह रहा है इनडायरेक्टली। तो क्या होता है, हम जब क्लास में पढ़ाते हैं हमारी हेडिंग्स अलग होती है, इनकी हेडिंग्स अलग होती है, लेकिन वो घुमा फिरा के कहानी वही है, सेम टू सेम। लेंस फॉर्मूला पढ़ना है, लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f = μ - 1 1/r1 - 1/r2 पढ़ के जाना। टीआईआर पढ़ना है, उसके एप्लीकेशन का मतलब वो ऑप्टिकल फाइबर, वो स्विमिंग पूल वाला केस, वो सब पढ़ के जाना है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हमारे पास है मैग्निफिकेशन और पावर ऑफ अ लेंस, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस इन कॉन्टैक्ट, बहुत बढ़िया। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म पढ़ना है अच्छी तरीके से। माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग एंड रिफ्रैक्टिंग दोनों पढ़ने हैं। बहुत सारे बच्चे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप नहीं पढ़ते हैं, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में मिरर लगाया जाता है, थोड़ा सा पढ़ के जरूर जाइएगा, और उनकी मैग्नीफाइंग पावर्स क्या होती हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोप में दोनों आ गए, सिंपल और कंपाउंड, क्योंकि माइक्रोस्कोप लिखा है हमें नहीं पता, सिंपल भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, हम दोनों पढ़ के जाएंगे। वेव ऑप्टिक्स में आपको हाइजेंस प्रिंसिपल पढ़ना है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसका तो प्रूफ कराया जाता है, आपके एनसीईआरटी के हिसाब से देख सकते हैं। इंटरफेरेंस पढ़ना है, वाईडीएससी बहुत अच्छे से पढ़ना है, कोहेरेंट सोर्स, इनकोहेरेंट सोर्स की कोई दिक्कत नहीं। डिफ्रैक्शन पढ़ के जाना है, डिफ्रैक्शन आपके सिलेबस में है। अब देखो, ब्रूस्टर्स लॉ पढ़ना, पोलराइजेशन पढ़ना, प्लेन पोलराइज लाइट को पढ़ना है, और यहाँ पे पोलराइड की वो जो हमारा मैलस लॉ वगैरह होता है, एक के बाद दूसरा पोलराइजर लगाया जाता है तो कैसे काम चलता है, वो बेसिक आप थोड़े पढ़ के जाइएगा, ज्यादा कुछ ऐसा अलग नहीं है, जो हम पढ़ाते हैं वही एग्जैक्टली है। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, डुअल नेचर में ये तो देखो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनमें कुछ मत छोड़ा करो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ो बहुत अच्छी तरीके से, आइंस्टाइन्स की इक्वेशन पढ़ो बहुत अच्छी तरीके से, मैटर वेव्स और डी ब्रोगली वेवलेंथ बहुत अच्छे से पढ़ लो। एटम्स और न्यूक्लियाई की अगर बात करें तो रदरफोर्ड मॉडल पढ़ के जाओ, तुम रदरफोर्ड केवल सुन के जाते हो, पढ़ के नहीं जाते हो, पढ़ के जाओ अच्छी तरीके से। क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच क्या आता है, ग्राफ कैसे बनते हैं एन का थीटा के साथ, सारी चीजें मैंने अपने लेक्चर्स में बच्चों को बताई हैं, अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। और एनर्जी लेवल्स और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, बोर्स मॉडल आपको पता ही है। कंपोजिशन एंड साइज ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में वो रेडियस का रिश्ता होता है, ए0 की पावर न्यूक्लियस में कल पढ़ाने भी वाला हूँ, अगर जोड़ना हो तो जोड़ जाना कल मेरी क्लास में। E = mc², लिखा अलग तरीके से मास एनर्जी रिलेशन पर वो वही है, E = mc²। मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड द वेरिएशन विद मास एंड न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। तो बेसिकली यहाँ लिखा नहीं है, जैसे कि क्यू वैल्यू कैसे निकालते हैं रिएक्शन की, एनर्जी कैसे निकालते हैं, वो सब यहाँ पर लिखा नहीं है, पर वो इनडायरेक्टली बोलना वही चाहते हैं कि भैया क्यू वैल्यू पढ़ के जाना, न्यूक्लियर फिजन, अल्फा डिके, बीटा डिके, गामा डिके, थोड़ा सा देख कर जाना, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे लिखा नहीं होता तो बच्चे सोचते हैं शायद पढ़ना नहीं है, पर पढ़ के जाना, क्योंकि जो भी न्यूक्लियर रिएक्शन होंगे उनमें अल्फा डिकेस, बीटा डिकेस होंगे, तो आपको वो पढ़ के जाने हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर की बेसिक थ्योरी जरूर पढ़ के जाओ। बेसिक थ्योरी में एलईडी, फोटो डायोड, सोलर सेल, जीनर डायोड, ये सारे पढ़ के जाने, इनकी थ्योरीज में अलग अलग आप देखोगे एनसीईआरटी में एक एक पैराग्राफ सबका है, पढ़ के जाओ उसको अच्छी तरीके से। जीनर डायोड पे एक सवाल भी बनता है, न्यूमेरिकल बनता है, वो वोल्टेज रेगुलेटर वाला, वो सवाल जरूर देख के जाना, और बाकी लॉजिक गेट्स को अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। अब देखो ये वाली जो लिस्ट है ना 20 नंबर की, सबसे इंपॉर्टेंट लिस्ट है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं। सुनना, देखो वर्नियर कैलिपर, मैं जल्दी मार्क करता हूं, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज, सिंपल पेंडुलम का ग्राफ क्या लिखा है, डिसिपेशन ऑफ एनर्जी बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ बिटवीन द स्क्वायर ऑफ एम्पली, देखो यही ग्राफ बना के जाओ घर से, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड का टाइम के साथ ही पढ़ के जाओ। 2025 में भी ऐसी टाइप का एक क्वेश्चन आया था, जो कि सिंपल पेंडुलम का नहीं था, लेकिन हाँ एनर्जी डिसिपेशन के ऊपर आधारित ग्राफ था। मीटर स्केल से क्या कर रहे हो, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, टॉर्क बैलेंस करके मीटर स्केल पे मार्किंग, एक सवाल कराता हूं मैं बच्चों को, टॉर्क पे आधारित सवाल होता है, मीटर स्केल पे आधारित है, ठीक है।
यंग्स मॉडुलस मेटेलिक वायर का y इक्वल्स टू वो आप पढ़ते हैं FL अपॉन AY, है ना, डेल्टा L इक्वल्स टू FL अपॉन AY, इसके फॉर्मूले पे आधारित है। सरफेस टेंशन, कैपिलरी एक्शन आपने पढ़ लिया उधर, इधर अलग से कोई एक्सपेरिमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। विस्कोसिटी वही है, स्टोक्स लॉ ही है, कुछ अलग नहीं है, स्टोक्स लॉ ही है, परेशान मत होना, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड, देखो वहां नहीं लिखा था, यहाँ लिखा है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर अंडर गामा RT बाय m, देखो वहां नहीं लिखा था। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स बाय मेथड्स ऑफ मिक्सचर, वो एस निकालते हैं हम सॉलिड्स का और लिक्विड्स का, तो वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैसे निकलती है वो उसके लिए मिक्सचर वाले फॉर्मूले पढ़ के जाने। बेसिकली वो कैलोरीमेट्री में ही आप सीख लेते हो, ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। रेजिस्टिविटी यूजिंग अ मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट जो आपने व्हीट स्टोन में पढ़ा है, मीटर ब्रिज में पढ़ा है, उसी से हम रेजिस्टिविटी का कैलकुलेशन कर लेते हैं, वो भी पढ़ के जाइएगा। रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर यूजिंग ओम्स लॉ, ओम्स लॉ आपने पता ही है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर का हाफ डिफ्लेक्शन मेथड पढ़ के चले जाना। अब हाफ डिफ्लेक्शन क्या होता है मैं आने वाले जब मैं लेक्चर्स लूंगा मैं आपको बता दूंगा, लेकिन हाफ डिफ्लेक्शन मेथड पढ़ के जाना। फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स कॉन्केव, कॉन्वेक्स बाय पैरेलक्स मेथड। अब ये पैरेलक्स मेथड एक अलग मेथड होता है, अगेन ऑप्टिक्स में यूज होता है, आप इसको जरूर देख के जाइएगा क्या होता है पैरेलक्स मेथड। कोई कठिन चीज नहीं है, सिंपल से एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस होता है। मैं बच्चों से इसलिए कहता हूँ ये आखिरी लिस्ट को जरूर देख लेना एक बार कि भाई एक एक टॉपिक हो सकता है इनमें से कुछ टॉपिक एकदम प्रैक्टिकल हो, केवल देख के जाने हो, केवल सुन के जाने हो, पर जरूर देख के जाना, कुछ छूटना नहीं चाहिए आपके सिलेबस से। डेविएशन का ग्राफ बनाते हैं हम लोग, डेविएशन का आई के साथ ग्राफ बनाते हैं, प्रिज्म में ही बना लेते हैं, वो ग्राफ देख करके जाइएगा। वी आर टू द एंड ऑफ द लिस्ट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप, ये ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप क्या होता है भाई साहब, माइक्रोस्कोप को ऊपर नीचे कर सकते हैं, उसको बोलते हैं ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। जेईई में बाकायदा क्वेश्चन आया है, आप देख लीजिएगा, मेरे लेक्चर्स में मैंने इस टाइप का क्वेश्चन कराया भी है। पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बाइजिंग और रिवर्स बाइजिंग में कैसे काम करता है सबको पता होना चाहिए। जीना डायोड कैसे काम करता है वो भी मैंने बता दिया, आपको पता होना चाहिए। एलईडीज, रेजिस्टर्स, डायोड्स कैसे काम करते हैं। अ कैपेसिटर फ्रॉम मिक्स्ड कलेक्शन ऑफ सच आइटम्स, ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ, ठीक है, एंड अ कैपेसिटर फ्रॉम मिक्स्ड, ये तो ऐसी कुछ भी बोल दिया है। तो आप तो बस एक बार ये सब चीज़ें जो भी आपके उसमें आती हैं, लिस्ट में आती हैं, उनको ज़रूर देख लेना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डायोड, एलईडी, रेजिस्टर, हाँ, अ कैपेसिटर फ्रॉम मिक्स्ड कलेक्शन ऑफ सच आइटम्स। अच्छा ये तो पता है क्या है, मेरे को अब समझ में आ गया, ये सामने टेबल पे रख देंगे और बोलेंगे इनको पहचानो। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डायोड, एलईडी, रेजिस्टर, अ कैपेसिटर फ्रॉम मिक्स्ड कलेक्शन ऑफ सच, तो मतलब ये फालतू है, ये सब देखो हम डर जाते हैं इसको देख के, तो फालतू है, ठीक है। तो तुमको ये बात समझ में आ गई होगी कि क्या क्या टॉपिक्स की लिस्ट है जो तुम्हें पढ़ के जानी ही जानी है। बाकी इसके अलावा एक्स्ट्रा टॉपिक जो तुमने पढ़े हैं बहुत अच्छी बात है, पर कम से कम एक बार लिस्ट को जरूर क्रॉस चेक कर लेना कि तुमने ये पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। बाकी मेरे ऑलरेडी लेक्चर्स चल रहे हैं, जो बच्चा न्यूक्लियस पढ़ना चाहता है मेरे साथ आके कल जुड़ सकता है, मैं कल न्यूक्लियस का लेक्चर लेने वाला हूँ। और आने वाले समय में क्लास 11th के कुछ टॉपिक्स जो खास खास हैं, जैसे कि SHM वेव्स जो आपका बहुत वीक रहता है, ग्रेविटेशन, फ्लूइड्स, इन टॉपिक्स को भी अपनी मंजिल सीरीज में कवर करने वाला हूँ। उसके बाद मैं 12th की फर्स्ट बुक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो ये बहुत बढ़िया प्लानर ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, जुड़ना हो तो जुड़ जाना मेरे साथ, क्योंकि उसमें मैं आपकी फिजिक्स का पूरे टेंशन खत्म कर दूंगा। बाकी जो बच्चों ने ऑलरेडी सिलेबस काफी सारा कवर कर लिया है वो इससे क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं क्या उन्हें ये सब चीजें पढ़ रखी है नहीं पढ़ रखी है। और अगर आप में से कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको लगता है कि सर हमें इस समय टेस्ट सीरीज की जरूरत है, क्योंकि आखिरी कुछ महीनों में हम जितने ज्यादा टेस्ट देंगे उतना ज्यादा हमारा फायदा होगा। अब चाहे वो क्लास 11th के हो, चाहे क्लास 12th के हो, चाहे वो फुल टेस्ट हो, टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो हमारे पास उसके लिए टेस्ट सीरीज भी है। सो 5 आपको 11th के फुल टेस्ट, 5 आपको 12th के टेस्ट और 10 आपको फुल टेस्ट मिलने वाले हैं, जिसमें आप बकायदा बैठ के OMR भर सकते हैं, अपना टाइम ट्रैकिंग कर सकते हैं, ये भी देख सकते हैं आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा, आपके रैंक प्रिडिक्शन रहेगा, वो सारी चीज़ आपको इस टेस्ट सीरीज में मिल जाएगी। तो इस टेस्ट सीरीज को खरीद के आप अपने वो टेस्ट वाला जो कमी महसूस कर रहे हो वो पूरी भी कर सकते हैं। तो बच्चों, आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर नीट 2026। लगे रहिए, पढ़ते रहिए ज़बरदस्त तरीके से, कोई कमी मत छोड़िए, क्योंकि आखिरी ही महीने होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि आप सिलेक्शन उठाएंगे या नहीं उठाएंगे। तो पीछे मत हटिए, अगर कुछ कमियां रह जा रही हैं तो उसको पूरी करिए। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।